जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वो दुनिया बदलते जा रहे हैं। ये कोई बहुत खुशगवार चीज़ नहीं होती कि जब आप लोगों पे फाइन्स इम्पोज करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो क्लाइमेट चेंज होता था, that used to take thousands of years to change. 100% चांसेस हैं कि रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कि फलस्तीन को परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। आज माशाल्लाह से जुमे का दिन है और बहुत मुबारक दिन है और आगाज़ हम आज करने जा रहे हैं जिगर मुराद आबादी का शेर है जिससे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जो तूफ़ानों में पलते जा रहे हैं वो दुनिया बदलते जा रहे हैं और आज इस शेर को सुनाने का मकसद एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाना है जो आते ही कराची वालों के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। नए कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी साहब, जिन्होंने आते ही पहली बार कराची में आटे, नान और चपाती के सरकारी रेट तय किए हैं। दूध की कीमतों में मनमानी करने वाले गवालों पर पुराने रेट उनको वापस लाने के लिए उनको ताकीद की है कि भाई बाज आ जाओ, मैं अब आ गया हूँ, होशियार बाश। और चीनी और चिकन की कीमतें कल में कम करा दी हैं, लेकिन कराची के मसाइल इससे कई ज़्यादा हैं। तमाम मसाइल के हल के लिए कमिश्नर कराची के पास क्या प्लान है, उनके जहन में क्या कुछ है जो कि वो अभी आगे आने वाले दिनों में उस पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये सारा कुछ आज हम नकवी साहब से जानेंगे। नकवी साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगी, थैंक यू सो मच एक तो अलग सुबह ज्वाइन करने के लिए। तो जनाब, बातें बहुत सारी हैं कराची के हवाले से, लेकिन अभी हम शामिल कर लेते हैं आज की बड़ी खबर। कराची में पहली बार आटा, नान और चपाती के सरकारी रेट मुकर्रर, चीनी और चिकन भी सस्ती। तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। नए कमिश्नर कराची वालों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के मसाइल इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। सैयद हसन नकवी कैसे निपटेंगे इन सब से? कराची के नए कमिश्नर आज हमारे मेहमान हैं, उनसे जानेंगे। हॉकी के सुनहरे दौर की यादें ताज़ा, कौम ने कौमी टीम से टाइटल जीतने की उम्मीद लगा ली। शाहीन 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में जापान से मद्दे मुकाबिल होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज का मैच फाइनल की तैयारी के लिए कितना अहम होगा, कप्तान अमाद बट से जानेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात अब हर शख्स को महसूस हो रहे हैं। माहिरीन ने दर्जा हरारत 5 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई कर दी। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए बतौर फर्द हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और कोह-पेमाई की दुनिया में नाइला कियानी का एक और बड़ा एजाज, 11 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी, मकालों पर भी सब्ज़ लाली परचम लहरा दिया। फ़ख्र पाकिस्तान से आज आपकी मुलाकात होगी। जी, ये हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम डिटेल में बात करेंगे और मैं गुजारिश करूंगी अपने प्रोड्यूसर साहब से कि नकवी साहब के लिए और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय अगर आ जाए ना तो दिन का आगाज़ और भी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। तो कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इसके मसाइल इससे भी कई बड़े हैं। जोग्राफियाई एतबार से देखा जाए तो एथनिसिटी की अगर बात करें, इंतज़ामी एतबार से बात की जाए तो ये शहर जिस तरह बगैर किसी प्लानिंग के एक बबल की तरह फैला हुआ है, उसने मसाइल भी उसी तरह बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर कराची को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसका जिक्र अगर किया जाए तो बात ये हो रही है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो टैक्स वसूल करती है वो भारत के मेट्रोपॉलिटन मुंबई से भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद कराची वालों के नसीब में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और मुंबई को कम टैक्स देने के बावजूद कितना डिलीवर किया जाता है ये बजट है, अब वो उस हवाले से क्या मामलात होते हैं, इस पर एक नई बहस है। तो ये जो मास्टर प्लान के बगैर ये शहर बना हुआ है, इसको ठीक करना भी ज़ाहिर है इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसी पर बात करने के लिए कमिश्नर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है सर, आपने हाल ही में ज़ाहिर जिम्मेदारी संभाली है और बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके आते ही दूध के रेट कम हुए हैं, चपाती सस्ती हुई है, चिकन सस्ती हो गई है। चिकन तो हद हो गई थी और कहीं पर हमें रेट लिस्ट नज़र नहीं आती थी, तो दैट मीन्स कि विल है और आपने काम शुरू कर दिया। तो क्या प्लान है आपके जहन में? जी बहुत शुक्रिया। प्राइस फिक्सेशन अभी रिसेंटली की गई है और उसमें हमने बेसिकली मार्केट ट्रेंड को अडॉप्ट किया है और टाइमली रिस्पॉन्ड किया है मार्केट ट्रेंड को और उसकी फिर नोटिफिकेशन इशू कर दी है, प्राइस लिस्टिंग कर दी है। अब बेसिकली मार्केट ट्रेंड डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामिया का काम उसको इन्फोर्स करना है और ये देखना है कि मार्केट ट्रेंड से ऊपर जाके
ओवर चार्जिंग या ओवर प्राइसिंग ना हो रही हो, उसमें हमारे पास मैकेनिज़्म चालान का या फाइन्स का होता है। लेकिन दिस इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू डू। ये कोई बहुत खुशगवार चीज़ नहीं होती कि जब आप लोगों पे फाइन्स इम्पोज करते हैं, लेकिन दिस इज़ ओनली इंडिकेटिव, और इससे फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दुकानदार, रिटेलर्स, होलसेलर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और उनको गवर्नमेंट की विलिंगनेस और एक सीरियसनेस नज़र आएगी। सही। यही हमने करने की कोशिश की है पिछले दिनों में। अच्छा, इसमें नकवी साहब हमने ये देखा है कि ये रेट्स जो कि कभी किसी दुकान पर हमें आवेज़ा नज़र नहीं आए हैं, और अगर कोई क्रैकडाउन शुरू होता है तो वक्ती तौर पर देखा देखी, जिस तरह पंजाब में भी आपको पता है पूरी कैंपेन चली, मरियम नवाज़ खुद निकली और जी रोटी की कीमत कम हो गई। फिर बात शुरू होना लगी कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रही, सिंध में क्यों नहीं इस तरह से काम हो रहा, तो चले जी फॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कम हो गई। लेकिन ये रिलीफ टेम्परेरीली होता है, वो जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है वो कुछ वक्त के बाद फिर हमें रिलैक्सेशन नज़र आती है, ऐसा क्यों है? देखिए, अब पूरे कराची में हमारे पास कोई 60 या 62 के करीब मैजिस्ट्रेट्स होंगे जो कि फील्ड में होते हैं किसी भी वक्त। कराची बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वेंडर्स बहुत ज़्यादा हैं, दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी कवरेज ज़ाहिर है कि लिमिटेड होती है। और जैसे मैंने कहा कि ये ऑपरेशन सिंबॉलिक होते हैं, मैसेज देने के लिए होते हैं कि गवर्नमेंट कैन गो एनीवेयर और कहीं पे भी जाके फ़ाइन इम्पोज कर सकती है। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना होता है, जो कि किया जाता है। आगे चल के हम जो इरादा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिवीज़नल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि हम इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज़ बनाएंगे और कोशिश करेंगे इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स की उनकी कमेटीज़ फॉर्म करके और उनको मोबिलाइज़ करेंगे, सो दैट वी हैव अ वाइडर कवरेज और एक वक्त में बहुत सारे एरियाज़ में हमारी ये टीमें मोबिलाइज हो सकें। यू विल सी इट इंशाल्लाह। अच्छा, मैं वैसे ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि बाकायदा एक कंप्लेन नंबर होना चाहिए कि जिसमें जो शहरी हैं उनका नाम भी सीगा राज में रखा जाए, ताकि किसी को ग्रज पैदा ना हो उनके लिए दिल में, और कंप्लेन करें कि भाई यहाँ पर इस मार्केट में या इस शॉपकीपर ने इस तरीके से इजाफी पैसे वसूल कर रहा है, यहाँ पहुँचे और आकर इससे बात करें या इसको ज़ाहिर है इसको पेनल्टी कोई ना कोई चार्ज करें। अब इस सारी सूरत हाल में सर मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा कि आपके ज़हन में कोई रोड मैप, उनके इस शहर के मसाइल मैंने बार बार जिक्र किया कि बे इंतहा है और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुआशी हब है, और यहाँ पर हल उस तरह से नज़र नहीं आता चीज़ों का। जी, सबसे पहले तो कंप्लेंट सिस्टम एक एग्जिस्ट करता है और कमिश्नर ऑफिस का अपना एक कंप्लेंट नंबर है, उस पर जितने भी सार्फिन हैं अवाम, उनसे गुजारिश है जब भी कोई कंप्लेंट हो तो वो हम रजिस्टर कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप कंप्लेंट सिस्टम वो भी हम शुरू करने वाले हैं जिसमें आप तस्वीरें और अपनी शिकायत रियल टाइम में अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक कराची के वाइडर मसाइल का ताल्लुक़ है, मसाइल तो डेफिनेटली बहुत सारे हैं और उस पर सूबाई हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट्स एज़ वेल एज़ फेडरल गवर्नमेंट सारे मिलके उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। एज़ अ कमिश्नर एंड एज़ अ डिविजनल हेड मैंने अपनी 3 प्रायोरिटीज़ इस वक्त लिस्ट आउट की हुई हैं। उसमें सबसे पहले मेरी कोशिश ये होगी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है कराची में, उस पर हम तवज्जो दे सकें और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें, क्योंकि ये नया सिस्टम है, पिछले चंद एक सालों में 2-4 सालों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन हुई है फ्रॉम DMCs टूवर्ड्स कंपनीज़, आउटसोर्सिंग की गई है और हमने प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंगेज किया है। तो पहली प्रायोरिटी तो ये कि उस सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए और उसमें हमें एक वाज़े बेहतरी नज़र आए। सेकेंडली, ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा इशू है। आपको पीक आवर्स में हैवी ट्रैफिक ऑपरेट करता हुआ नज़र आता है, ट्रैफिक वायलेशंस नज़र आती हैं। तो कोशिश होगी कि उस ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए और आवाम की ज़िंदगी में थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तीसरी प्रायोरिटी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइस चेकिंग। इसके अलावा बेतहाशा इश्यूज़ हैं, वो वक्तन फ़वक्तन सूबाई हुकूमत की जो भी डायरेक्शंस होती हैं और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटरिंग करके कोशिश की जा रही है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो कि मैं चाहूँगी इस पर लोग जानना चाहेंगे, कुछ होना चाहिए। एक तो जगह जगह यहाँ पर पार्किंग माफिया बैठा हुआ है। आपने किसी जगह से कोई चीज़ बाय करनी, कोई भी इलाका हो, कुछ सेकंड के लिए आप अपनी गाड़ियाँ बाइक पार्क नहीं कर सकते। एक तो मखसूस कोई पार्किंग वैसे ही नहीं है, हर जगह पे लोगों ने गाड़ियाँ पार्क की होती हैं। ये जो माफिया है जो कि टिकट्स, वो पर्चियाँ भी नहीं देते हैं और सबसे पैसे चार्ज करते हैं, सर ये वाकई में कोई इंतज़ामी तौर पर ये ले रहे हैं, वाकई को कलेक्ट किए जाते हैं ये पैसे, या फिर ये क्या है ये चल रहा है शहर में? नहीं, इसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं इश्यूज़ और कई जगह पे इलीगल चार्ज पार्किंग भी आपको नज़र आएगी। हमने रिसेंटली KMC के साथ इसके ऊपर मिलके काम करना शुरू किया है, उनसे कहा है कि लिस्टें हमें भी दें और वो ख़ुद भी बाहर निकलें।
तो आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। ताला। दूसरा सर, मैं वो तमाम इलाकों की बात करूंगी जहां पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है और कई महीनों से चल रहा है और अजियत का शिकार है वहाँ के शहरी के, उनके लिए ज़ाहिर है वो रास्ता क्रॉस करना एक अजाब बना हुआ है और आपको पता है कि यहाँ पर ट्रैफिक भी इतना हैवी होता है, मिनटों का सफ़र घंटों में बदल जाता है। इसको थोड़ा सा एक्सपीडाइट करने के लिए कुछ हो रहा है? जी, इसमें जो मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो कोर इशू है, जो कोर रीज़न है वो ये कि पिछले साल 2 साल के अंदर प्राइसेस बहुत ज़्यादा एस्केलेट की गई हैं। अब किसी भी डेवलपमेंट स्कीम में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल होता है वो स्टील और सीमेंट होता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का कोई भी तरक्याती काम के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और उसकी वजह से हर प्रोजेक्ट में प्राइस एस्केलेशन है, प्राइस इंक्रीमेंट है। अब जब तक वो प्राइस एस्केलेशन प्रोजेक्ट में अडॉप्ट नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो प्रोजेक्ट अटक जाता है। आपको फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी रोड पे खुदाई हुई हुई नज़र आएगी, वो प्रोजेक्ट काफ़ी अरसे से रुका रहा, अब गवर्नमेंट ने उसको स्टार्ट किया और उसके मसाइल को हल किया। उसमें भी रीज़न यही था कि प्राइस एस्केलेशंस आ गई थी और वो जब तक उसकी ऑथराइजेशन ना हो, उसको अडॉप्ट ना किया जाए, प्लानिंग डिवीज़न उसका अप्रूवल ना दे दे, वो प्रोजेक्ट उस वक्त तक फंसा रहता है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये इशूज़ सारे एड्रेस होते रहते हैं। सही। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है नकवी साहब के लाहौर जब बहुत ओवर क्राउडेड होने लगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि उससे थोड़ा पहले ही पंजाब की हुकूमत ने वहाँ पर ये रिंग रोड का मंसूबा शुरू किया था, तो उससे बड़ी सहूलत हो गई कि जो जिस इलाके में रहता है वो रिंग रोड पूरे शहर को कनेक्ट करती है, तो एटलीस्ट ट्रैफिक का जो एक लोड है ना रोड से अंदर शहर के, वो कुछ कम हो गया। तो यहाँ को ऐसा मंसूबा, लियारी एक्सप्रेसवे तो है लेकिन को उस तरह की सहूलत नहीं है कि जनाब पूरे शहर को कनेक्ट करे। बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। देखें, उसमें रिंग रोड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास मलीर एक्सप्रेसवे है, जिसमें हम कोरंगी से और उसको सुपर हाईवे तक M9 तक कनेक्ट करने जा रहे हैं और होपफुली ये 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ इन एडवांस फेज़। अच्छा, उसके बाद अभी CM साहब ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था और उसके अभी फिजिबिलिटी स्टेज शुरू हो चुका है, वो मलीर एक्सप्रेसवे का फ़ेज़ 2 है, विच वुड कनेक्ट कोरंगी एरिया टू पोर्ट ऑल अलॉन्ग। वो आपका ये डिफेंस एरिया से भी गुजरेगा और ये तकरीबन ये आपकी रिंग रोड उस वक्त कंप्लीट हो जाएगी जब लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने, CM साहब ने अभी NHA को बुलाया था और उनको हिदायत, उनके साथ बात की और उनसे कहा है कि लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोला जाए। तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो देन वी विल हैव अ रिंग रोड ऑल अराउंड कराची। आपको हाईवे टू हाईवे 360 डिग्रीज ऑलमोस्ट आपको एक रिंग मिल जाए। चलिए, अल्लाह करे कि 1 साल में अगर ये मुकम्मल हो जाएगा फिर तो बहुत अच्छा वो है। सिर्फ पार्ट 1 कंप्लीट होगा मलीर एक्सप्रेसवे का, बाकी प्रोबेबली शायद अगर ये हम करने में कामयाब होते हैं तो 2 से 3 साल कम अज़ कम लगेंगे। सही। अच्छा, अब इसमें नकवी साहब एक और चीज़ जिस पर मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप बात कीजिए। मैन होल्स जो कि इस शहर में काफ़ी खुले हुए हैं और जगह जगह खुले हुए हैं जो बहुत डेंजरस हैं। नंबर 1 तो ये, और सेकेंडली हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि नाले भरे हुए हैं गार्बेज के साथ। तो अभी आपने कहा कि आपकी प्रायोरिटीज़ में ये भी है, तो ये किस तरह फिर इस पे काम होगा और कितने टाइम में हमें वाकई शहर में सफाई भी नज़र आएगी और पता चलेगा कि नकवी साहब हैं? देखें, इसमें जहाँ तक नालों की बात है ना, तो हमें थोड़े से अपने एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे जनरल पब्लिक को। नालों की सफाई हर साल होती है और मेरे ख्याल में सारा साल चलती रहती है, वन वे और द अदर। उसमें लोगों को अपने एटीट्यूड्स चेंज करने पड़ेंगे कि गार्बेज को सिर्फ गार्बेज डंप्स में या स्पेसिफिक पॉइंट्स पे डाला जाए और उनको नालों में थैलियाँ बना के ना फेंका जाए। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस है। पर भी फाइन चार्ज करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये लोग वैसे सुधरने वाले नहीं हैं। मेरे ख्याल में आवाम पढ़ी लिखी है हमारे पास इस शहर में ख़ास तौर पे, और एटीट्यूड्स अगर थोड़े से इम्प्रूव कर लें, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। हर चीज़ का इलाज मेरे हिसाब से फ़ाइन या चालान करना नहीं है। तो दूसरा इलाज क्या है? हमें सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करनी पड़ेगी कि लेकिन हमने आई इस थिंक शहर इसके को लिए साफ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। पता नहीं क्यों ये मतलब एथिक सेंस या फिर ये नहीं है, पता नहीं। खैर, आई डोंट नो कि लोगों, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, ईमान का हिस्सा है हमारे, सफाई निस्फ ईमान जी, है, बिल्कुल। उसके बावजूद लोग ये करते हैं। और इवन के अपार्टमेंट्स में आप देखें कि वो 5th और 6th फ्लोर से आपको गार्बेज बैग ठा करके वो नीचे फेंकेंगे कि बस अपना घर साफ रहना चाहिए, नीचे का कोई प्रॉब्लम नहीं जी, है। एनी हाउ ये होनी चाहिए सेंस, आप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। अच्छा, इसमें नकवी साहब थोड़ा सा मैं चाहूँगी आप मुझे बताइएगा इंक्रोचमेंट्स के हवाले से। यहाँ पर जो ट्रैफिक ज़्यादा जैम होता है सदर के इलाके में तो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है, और सारा ज़ाहिर आपको पता है कि कारोबारी हज़रात जाते ही वहाँ पे हैं,
तो उसको लेकर आप लोगों ने क्या सोचा? टेम्परेरीली लोग उठाते हैं फिर लग जाते हैं वो वहाँ पर सारे ठिए वगैरह, इस पर क्या सोचा है? देखिए, अभी रिसेंटली पिछले कोई 15 दिन में आपको शायद नज़र भी आया हो कि एक कैंपेन शुरू हुई है इंक्रोचमेंट्स के ख़िलाफ़, ये जिसको हम अपने उसमें टर्मिनोलॉजी में सॉफ्ट इंक्रोचमेंट बोलते हैं, अच्छा, जिसमें soft ठेले या ये कियोस्क शामिल है। लेकिन उसके साथ साथ उसका एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। ज़ाहिर है लोगों का उससे रोज़गार भी वाबस्ता है और उनके पीछे उनकी फैमिलीज़ भी होती हैं। तो बेसिकली अभी जो कैंपेन थी उसका फोकस ये था कि इनको इस तरीके से हैंडल किया जाए कि ट्रैफिक फ़्लो ज़्यादा स्मूथ हो जाए विदाउट अफेक्टिंग देयर बिजनेसेस। उसका एक अच्छा इम्पैक्ट आया है और ऑल अराउंड कराची हर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिवीज़न में ये कैंपेन चली है। मेरे पास इस वक्त नंबर्स नहीं, वरना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता। उसमें KMC ने बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है। वो इनफैक्ट फोर फ्रंट में होते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट करती है। तो इट इज़ एन ऑन गोइंग थिंग और वो चल रही है इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें अभी चूंकि हम रोड्स की बात कर रहे हैं और ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें रोड पर चलती नज़र आती है जो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है और इस कदर वो ट्रैफिक जैम का वो बाइस बनती है कि जहाँ उनका दिल चाहता है वो ब्रेक लगाते हैं और बस लोग लटक रहे होते हैं और वो चल रही होती है। कोई मतलब इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि ये लोग किराए किस तरह ले रहे हैं और अगर इनकी बसेस, इनकी वैन्स इतनी खस्ता हाल हैं तो चल कैसे रही हैं? जी बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बस सर्विस लॉन्च वो बहुत की अच्छी है, मैं बिल्कुल एक्नॉलेज उसको करूंगी सर। रेड बस सर्विस भी अच्छी है, पिंक बस सर्विस भी अच्छी है और इसी को अब मज़ीद एक्सपेंड किया जा रहा है। KMC ने कुछ बसेस रिपेयर की हैं, सिंध गवर्नमेंट ने मज़ीद बसेस प्रोक्योर की आई एम हैं। टॉकिंग अबाउट लोकल बसेस। अब लोकल बसेस का आपने देखा होगा कि कराची में जो प्राइवेट बसेस या कमर्शियल बसेस पहले चलती थी उनका नंबर काफ़ी डिक्लाइन कर गया है पहले के मुकाबले में। जितनी मिनी बसेस आपको नज़र आती पुराने ज़माने में, उसको येलो डेविल बोलते थे, उनका नंबर बहुत ज़्यादा था लेकिन अब वो रिड्यूस हो गया। अच्छा, इसका सोल्यूशन जो है वो प्रॉब्ली आपका मास ट्रांजिट में है और मास ट्रांजिट के लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है कराची सर्कुलर रेलवे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वो प्रपोज़ किया था कि उसको CPEC में अडॉप्ट कर लिया जाए एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने की कोशिश से अब वो CPEC के लिए प्रपोज़ हो चुका है चाइनीज़ गवर्नमेंट को, अंडर कंसिड्रेशन है। अगर वो मास ट्रांजिट थ्रू कराची सर्कुलर रेलवे आ जाता है तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। साइड बाय साइड इस वक्त आपकी रेड लाइन पे काम हो रहा है, येलो लाइन जो कि कुरंगी से जाएगी नुमाइश तक, उसके ऊपर काम हो रहा है। ग्रीन लाइन कंप्लीट हो चुकी है, उसका एक पैच रह गया है जो कि नुमाइश से लेके और टावर तक कंप्लीट होना है। ऑरेंज लाइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है फ्रॉम औरंगी टू नाज़िमाबाद। तो ये बहुत सारी लाइंस हैं, लेकिन ये जब इंटीग्रेट हो जाएंगी और हम कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपको एक विजिबल इम्पैक्ट नज़र आएगा और आपको ये बसों में लटके हुए लोग नहीं नज़र आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन खैर ये क्रेडिट तो मैं लाजमी से इनका दूंगी क्योंकि मैंने खुद सफ़र किया रेड बस सर्विस में, बहुत अच्छी सर्विस है और पिंक बस भी बहुत अच्छी सर्विस है। लेकिन ज़ाहिर है ये तो बहुत ख़तरा है, ये जो डंपर्स चलते हैं और ये इस तरह की जो वैन्स चलती हैं, कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। नकवी साहब नाज़रीन मेरे साथ ही मौजूद हैं। एक संगीन मसला कराची का जिस पर मैंने इनसे बात करनी है वो है हाइड्रेंट माफिया, पानी का मसला। लेकिन मुझे भी ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम लोग क्लाइमेट चेंज को भी शामिल करें क्योंकि क्लाइमेट चेंज के साथ पानी का मसला भी जुड़ा हुआ है। गर्मी बहुत है और गर्मियों में पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है और अगर गर्मी की बात की जाए तो सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी का राज है। और सबसे ये अपील है कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, सख्त धूप में घरों से बाहर जाने से उनको रोकें और कोशिश कीजिए कि जो लोग आउटडोर काम करते हैं उनका ज़्यादा ख्याल रखा जाए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और दूसरों के लिए भी कोशिश करें कि थोड़ा सा इंतज़ाम करें। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, ताहम आइंदा दिनों में दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद के शहरी पानी के इस्तेमाल को कसरत के साथ करें, एहतियात करें। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है दादू और मिट्टी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। जो महकमे मौसमियात है उसने नए सिस्टम की भी एक नवीद सुनाई है कि 10 मई से मगरबी हवाएं दाखिल होंगी जिससे पंजाब में, सिंध में, KP में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बारिशों का इम्कान है। इस वक्त हमें माहिर मौलियात आयशा अमीन ज्वाइन कर चुकी हैं। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले मुझे आप बता दीजिए कि जितनी शदीद गर्मी आ रही है, मुझे लगता है ये क्लाइमेट चेंज के असरात हैं। सर्दी है तो हमने पूरी दुनिया में देखा, शदीद बर्फबारी भी हुई, बारिशें मौसम से हटके हुई,
अब गर्मी है तो उसका भी कहा जा रहा है कि बहुत सख्त होने वाली है। क्या बताएंगी आप इस बारे में? जी वालेकुम सलाम। एब्सोल्युटली राइट जो आपने कहा, जो हम बहुत अनप्रिडिक्टेबल वेदर इवेंट्स देखते हैं, दिस इज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन अ लिटिल बिट, ताकि जिन लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज क्या है और क्यों इतने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। सो क्लाइमेट जो हमारी दुनिया है, उसमें क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन हो ये रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो क्लाइमेट चेंज होता था, दैट यूज टू टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू चेंज। लेकिन जब से इस दुनिया में इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी जो फ्यूल्स की कंजप्शन है, फॉसिल फ्यूल्स की, वो ज्यादा बढ़ गई है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है दुनिया का, या लोगों का, या इंडस्ट्रीज का, या मुल्कों का, ममालिक का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिसकी वजह से जो हम अर्थ है उसका टेम्परेचर अम, बहुत ही जिस स्पीड पे वो बढ़ रहा है, दैट्स नॉट नेचुरल, which has made the climate to change at a very abnormal speed। और इसकी वजह से हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आजकल देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। सही। अच्छा आयशा मेरे साथ रहिएगा, मैं नकवी साहब अब आपसे जानूंगी, ये बहुत चैलेंज है पूरी दुनिया के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए। और ये कराची, इसको तो वैसे कंक्रीट का जंगल अब कहा जाता है, ग्रीनरी यहाँ पर बहुत कम है। तो इस मौसमियाती तब्दीली को देखते हुए क्या जहन में आपके हैं स्टेप्स जो कि आप आगे आने वाले दिनों में इनिशिएट करने वाले हैं? देखिए, इसमें हमारे एंड से जो इमीडिएट इंटरवेंशन है वो ट्री प्लांटेशन कैंपेन है। उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलके हमारी कोशिश होगी कि इस वक्त एज सून एज पॉसिबल प्लांटेशन एक कैंपेन शुरू कर दी जाए। साइड बाय साइड, अब जैसे आपने उसका जिक्र किया कि गर्मी पड़ने वाली है तो हीट वेव एक्सपेक्टेड है, उसमें कैंप्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं लोगों को सहूलत प्रोवाइड करने के लिए। अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप देखते मानसून भी आने वाला है, तो उसमें नालों की सफाई का काम इमीडिएटली मेरे ख्याल में अगले 10-15 दिन में शुरू हो जाएगा, तो वो उससे भी लोगों को रिलीफ मिलेगा। और बारिश का पानी जो हर जगह खड़ा हो जाता है, वो कोशिश होगी कि वक्त पर निकल जाए। अच्छा वैसे नकवी साहब, इसमें कोई मास्टर प्लान तो इस शहर का नहीं, हम अक्सर ये बात करते हैं, तभी शायद कोई मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आता कि पानी बारिश हो तो बस निकल जाए। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का कंपैरिजन हम लोग मुंबई से और लंदन से कर रहे होते हैं सम टाइम, कि वहाँ तो जनाब मुंबई में तो फिर पानी खड़ा होता है, वहाँ की सड़कों पे बिल्कुल पानी नहीं खड़ा होता। तो यहाँ पर ये क्या आसान टास्क नहीं है कि दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग की जाए और चीज़ों को इस तरह किया जाए कि स्ट्रीमलाइन हो जाए? हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों, यहाँ पर डिज़ास्टर हो जाता है फिर हमारी तैयारी शुरू होती है कि हमने की तो थी लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि इतना मामला ख़राब हो जाएगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मास्टर प्लान का आपने जिक्र किया। मास्टर प्लान हमारे पास जो आखिरी नोटिफाइड है मेरे ख्याल में 2020 का है, लेकिन दैट वाज ए स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान। उसमें शायद उसको मज़ीद माइक्रो लेवल तक और मज़ीद ग्रैन्युलर लेवल तक लेकर जाने की ज़रूरत थी। तो वो अभी मास्टर प्लान के ऊपर काम शुरू हो चुका है और तैयारी शुरू हो चुकी है। होपफुली वो अगले 8 से 10 महीने में, साल में, सिंध गवर्नमेंट के पास कराची के लिए एक बेहतर ग्रैन्युलर डिटेल में मास्टर प्लान रेडी होगा। अच्छा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की आपने बात की। नॉर्मली होता ही है कि हम सारे के सारे रिएक्शनरी हैं। जब भी कोई डिज़ास्टर होता है तो उस वक्त हम तैयारी शुरू करते हैं और सबको फिर मिलाने की कोशिश करते हैं। उसमें अभी कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी कि हमारे पास एक रेडीमेड प्लान होना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, और वो ऐसा प्लान होना चाहिए कि जिसमें तमाम एजेंसीज़, कराची में 20 से ज़्यादा एजेंसीज़ हैं जो कि सिविक फैसिलिटीज़ के लिए काम करती हैं, उन सबको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, उनकी इन्वेंटराइजेशन की ज़रूरत है ताकि हमारे पास एक रेडीमेड इन्वेंट्री मौजूद हो, उनके फोकल पर्सनस या उनके हेड पर्सनस हमारे पास उनकी लिस्टिंग हुई हुई हो, ताकि जब गॉड फॉरबिड कोई डिज़ास्टर आता है तो उसमें हमारा रिस्पांस इमीडिएटली ट्रिगर इन हो जाए। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आयशा, मुझे ये बताएगा कि हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर में ज़ाहिर है ये चैलेंज है और इससे निपटने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जा रही हैं।
हम लोग प्लांटेशन की बात तो कर रहे हैं कि ठीक है जी, दरख्त लगाने चाहिए, प्लास्टिक कंट्रोल करना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी हमें अदा करनी है माहौल को साफ रखने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें जाना चाहिए। इसके अलावा बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज़रा बताएंगे इस बारे में? So, अच्छा, that's a really good question. आपने जो ये चीजें बोली है ना, वो सारी क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए है, in order to mitigate the effects of climate change. I think अब बाहर की दुनिया से पहले I would really like to share a bit on पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन है, जो हमारी कार्बन इमिशन है, वो बहुत कम है। सो ग्लोबली हम सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हम लोग बहुत क्लाइमेट वल्नरेबल मुल्क है। तो हमारा फोकस मिटिगेशन के साथ एडेप्टेशन पे भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे 2022 के फ्लड्स और अभी जो आपके साथ गेस्ट मौजूद है नकवी साहब, वो भी काफी चीजों की बात कर रहे थे कि हमारी बड़ा रिएक्शनरी रिस्पॉन्स है ईटीसी। 2022 फ्लड्स में हमने देखा कि हाउ इट पूरे हमारे सिस्टम्स को पैरालाइज कर दिया था उन फ्लड्स ने, एंड अनफॉर्चुनेटली वी विल सी अ लॉट मोर ऑफ दीज डिजास्टर्स इन फ्यूचर। सो हमारा फोकस क्लाइमेट एडाप्टेशन और रिजिलियंस पे भी होना चाहिए, इन क्योंकि हम ऑलरेडी एज अ कंट्री बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में। मतलब हमारी जो ग्रीन हाउस इमिशंस हैं वो ऑलरेडी बहुत कम है। सो वी कैन कंटिन्यू डूइंग दैट, बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज्यादा एडाप्टेशन और रेजिलियंस की तरफ जो है वो और भी ज्यादा फोकस करें। जो हमारी ठीक है। क्लाइमेट वालनरेबल कम्युनिटीज हैं, जो हमारी जो इंडस बेल्ट पे जो कम्युनिटीज हैं, जो ऑलरेडी हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ही हैं, रूरल कम्युनिटीज। सो हाउ कैन दे बी मोर रेजिलियंट? जो उनका रिलायंस है एग्रीकल्चर पे, फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन वी हैव क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जाम्पल। हम ज्यादा डेटा ड्रिवन डिसीजंस कैसे ले सकते हैं क्लाइमेट रेजिलियंस पे? बिल्कुल। एंड अ लॉट ऑफ दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग आउटसाइड पाकिस्तान, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमने इस चीज ऑब्वियसली, में और इतना ये ऐसे इन्वेस्ट नहीं स्टेप्स किया। हैं जो कि आयशा गवर्नमेंट लेवल पर इन पर स्ट्रेटजीज बननी चाहिए और इस पर प्रॉपरली काम होना चाहिए, तो ही ये मुमकिन हो पाएगा और ज़ाहिर है लोगों में अवेयरनेस भी आएगी। मैं आपकी तरफ Yeah. आऊँगी वापस, मैं चाहूँगी कमिश्नर साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। मैंने आपसे पानी की भी बात की थी शॉर्टली, उनके टाइम काफ़ी कम रह गया है, उस पर बता दें कि आप क्या सोच रखते हैं। देखिए, पानी के लिए K4 का मंसूबा इस वक्त शुरू हुआ है और उसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है। फेडरल गवर्नमेंट की मदद से वापडा उसके ऊपर काम कर रही है और वंस दैट प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड, कराची की सप्लाई इन्हांस हो जाएगी। समंदर है, पानी नहीं, अक्सर लोग ये बात करते हैं। समंदर से पानी निकालना मेरे ख्याल में काफ़ी मुश्किल है, obviously। महंगा नुस्खा है। उसके साथ साथ हब कैनाल से उसकी कैपेसिटी डबल करने के लिए वो प्रोजेक्ट भी इस वक्त लॉन्च हो चुका है और होपफुली वो भी आपको साल के अंदर, साल सवा साल के अंदर वो कंप्लीशन की तरफ चलिए जी, चला अल्लाह जाएगा। करे, वरना इस मुल्क में तो कहते हैं जी जो समंदर के करीब रहते हैं ना, उन्हीं के पास पानी नहीं है पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। खैर, आपकी नीयत अच्छी है, जाहिर है जब विल होती है तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। थैंक यू सो मच बहुत नकवी शुक्रिया। साहब फॉर योर टाइम, फॉर ज्वाइनिंग अस। आयशा, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम दिया हमें। और अभी नाजरीन, मैंने पूरी कोशिश की है कि कराची के तमाम मसाइल का इस तरह अहाता करके सभी पर थोड़ी थोड़ी बात हो जाए नकवी साहब से, लेकिन मसाइल इतने हैं कि फिर एक दो रह जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया, बोल है तेरी दुनिया, बोल है। वेलकम बैक। अब बात कुछ करते हैं अपने कौमी खेल की, क्योंकि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान आज 5वां और आखिरी मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है। बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है टीम ने। टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। कौमी हॉकी टीम ने 2011 में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला था और बड़ी तारीफ हो रही है कि नए लड़कों ने पुराने दौर की याद ताज़ा कर दी है। एक नया एरा हॉकी का स्टार्ट हो गया है और जनाब कहा जा रहा है कि अल्लाह करे कि ये टीम ऐसे ही परफॉर्म करती रहे। ज़ाहिर है लाज रखनी पड़ती है, हमारा कौमी खेल है, अगर लड़के ऐसे परफॉर्म नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से भी बात हो रही है कि उसको चाहिए कि इस खेल को ज़्यादा तवज्जो दें, इन खिलाड़ियों को परमानेंट जॉब्स दी जाएँ, इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स के साथ होते हैं।
और इनकी परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इनकी ग्रूमिंग होनी चाहिए, टैलेंट हंटिंग होनी चाहिए, पूरे मुल्क में हॉकी ग्राउंड्स की हालत को बेहतर करना चाहिए ताकि जनाब इस खेल को जितना हो सके फ़रोग मिल सके। अलबत्ता अनडाउटेडली महदूद वसाइल में, नामसाइद हालात में इन लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया है, खेल के दिखाया है और तभी कहा जा रहा है कि हॉकी का सुनहरी दौर वापस आ गया है। तो हमारी कोशिश होती है कि जितने हॉकी के लेजेंड्स हैं, सीनियर प्लेयर्स रह चुके हैं, उनसे हम रब्ता करें, उनसे हम जानें कि वो क्या ख्यालात रखते हैं, उनके ओपिनियन क्या है और उनके ख्याल में क्या होना चाहिए। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि कौमी हॉकी टीम के जो कैप्टन है अमाद बट, उनसे हमारा रब्ता हो ताकि हम उनसे जानें कि कितनी मेहनत थी सबके पीछे और क्या प्लानिंग थी, किस तरह तैयारी की और वो क्या महसूस कर रहे हैं जब ज़ाहिर है पूरे मुल्क में अप्रिशिएट किया जा रहा है। अमाद, अगर हमें सुन सकते हैं, अमाद शकील भट्ट साहब कैप्टन कौमी हॉकी टीम के, तो उनको मैं वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम अमाद साहब। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस अमाद साहब। मुझे बताइएगा कि पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आउटस्टैंडिंग आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार कामयाबियों पर कामयाबियां मिल रही हैं। तो मुझे बताएंगे महसूस कैसा कर रहे हैं? ज़ाहिर है जब आप मेहनत करते हैं और उसका रिवॉर्ड आपको कामयाबी की सूरत में मिलता है तो इंसान बड़ा खुश होता है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा क्योंकि और अपनी कौम का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों की सपोर्ट की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से आज हम लोग अजलान शाह हॉकी कप का कल फाइनल खेलने जा रहे हैं जापान के खिलाफ। बाकी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मेरे लड़कों ने प्रूव किया है कि पाकिस्तान में भी जो हॉकी है वो भी जिंदा है। तो मुझे बताएंगे इसमें अमाद कि क्या स्ट्रेटजी आप लेके चल रहे हैं? ज़ाहिर है कहते हैं जी कैप्टन बेस्ट वही होता है जो कि मैदान में ज़ाहिर है उसको राइट टाइम पर समटाइम डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसकी कैप्टनसी का टेस्ट होता है। तो किस तरह टीम आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? जेन्युइन होकर खिलाड़ी खेल रहे हैं, बताएंगे कुछ परफॉर्मेंस को लेके क्या आप फील करते हैं? परफॉर्मेंस को लेकर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो डच कोच ने हमें ज्वाइन किया अटलांटा हॉकी टूर्नामेंट से 3 दिन पहले 4 दिन पहले, तो मैं क्रेडिट जो सारा अपने लड़कों का जिन्होंने परफॉर्म किया काफ़ी। आज मैच है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, थोड़ी देर बाद कल हम जापान के खिलाफ खेलेंगे। क्रेडिट जो वो डच कोच को भी जाता है और जो साथ टीम मैनेजमेंट है पाकिस्तानी कोचिज है उनको भी। डच कोच थोड़ा सा इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि वो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, उनके फॉर्मेट थोड़े से डिफरेंट है और वो जानते हैं कि बच्चों को कैसे साथ लेके चलना है। तो आज जो हम मैच खेलने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ये टोटली एक डिफरेंट गेम होगी। ये हम कल फाइनल की तैयारी के लिए जो अपनी प्रिपरेशन करेंगे, वो जो चीज़ें हमने कल इम्प्लीमेंट करनी है वो आज हम जरूर उनको जो वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा इमाद, मुझे बताएगा बतौर कैप्टन जिस तरह से स्पोर्ट्स बोर्ड आप लोगों के साथ, हॉकी फेडरेशन आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है, कि आप सेटिस्फाई हैं? मैं बड़ा इस चीज़ का मशहूर हूँ और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल और राना मशहूर साहब का और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, कि उन्होंने ऑल दी वे जाके इस टीम को जो है वो यहाँ पे सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट के लिए भेजा। और स्पेशली मैं ये क्रेडिट सारा देता हूँ हमारे जो हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं मीर तारिक हुसैन बुगटी और सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद साहब, कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस टीम को स्टैंड किया, उस टीम को यहाँ पे लाने में उनका बड़ा अहम किरदार था। अच्छा, मैं मिमाद चाहूँगी कि आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं, कौन सा प्लेयर आपको इनमें बहुत शाइनिंग लग रहा है पूरी टीम में, जिसको आप कहेंगे कि नहीं इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है? स्पेसिफिकली कोई खिलाड़ी या कुछ खिलाड़ी कुछ बताएंगे टीम को लेके? क्योंकि देखिए ये जो लड़के हैं ये ज़ाहिर नए लड़के हैं तो परफॉर्म तो ये अच्छा कर रहे हैं, बतौर कैप्टन आप क्या सोचते हैं? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं ये सारा क्रेडिट अपनी पूरी टीम को देता हूँ कि मैं नहीं समझता कि मेरी टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो एक दूसरे से कम है। अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपना अपना किरदार पूरे तरीके से। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपना अपना अच्छा परफॉर्म किया है। माद साहब आगे ऑल द बेस्ट, अल्लाह करे आप लोग आगे फाइनल में भी अच्छा परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है।
वेलकम बैक। अब आपके साथ एक अहम खबर शेयर करते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद के मुसव्वदे पर वोटिंग का इम्कान है। बहुत अहम खबर है ये, जिसके तहत जनरल असम्बली फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत के तौर पर तस्लीम करेगी। ऐसा हुआ तो इसराइल अपनी 7 महीने की जंग मुकम्मल हार जाएगा। इस वोटिंग से पहले ही गुज़श्ता रात रफ़ा पर फ़ज़ाई हमला शुरू किया गया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक़ सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब के इससे पहले तकरीबन 140 अरकान हैं जो कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके हैं। आज अगर ये करारदाद मंजूर होती है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये जनरल असेंबली को इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कोई कुव्वत नहीं होती है। जनरल असेंबली आज जो रेजोल्यूशन जिसके पास होने के बिल्कुल 99 क्या बल्कि 100% चांसेस हैं कि ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कि फ़लस्तीन को परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए, लेकिन उसकी अमलदारी जब तक सिक्योरिटी काउंसिल से दोबारा जब उसको भेजा जाएगा जनरल असेंबली की तरफ से, जब सिक्योरिटी काउंसिल इसको मंजूर कर लेगी उसके बाद हो सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल करेगी नहीं इसको, लेकिन इसका फवायद क्या है? फवायद ये है कि दुनिया में 193 ममालिक में से बेशतर आज इसको कबूल करेंगे। एक मॉरल प्रेशर दोबारा, हालांकि इसराइल की ढीठपन होने का सबूत ये है कि तमाम मॉरल प्रेशर अब तक उसने दरगुजर कर दिए हैं और बर्दाश्त कर लिए हैं, लेकिन बहरहाल ये जब हुआ इस तरह के फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर ने लेटर लिखा सेक्रेटरी जनरल को। सेक्रेटरी जनरल ने 18 तारीख को अप्रैल की लेटर लिखा सिक्योरिटी काउंसिल को। सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी ने उसको नहीं समझा कि वो आए एजेंडे पर, लेकिन अल्जीरिया ने इस पर कर दिया रेजोल्यूशन और उसको वीटो कर दिया गया। अब रहा सवाल कि जनरल असेंबली के बाद जब दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा तो तकरीबन वही हशर होगा, इसलिए कि अमेरिका के जो मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने पहले ही कह दिया कि अमेरिका का कानून है, कांग्रेस ने पास किया हुआ है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा कोई ऐसा सिक्योरिटी काउंसिल ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करेगी, जनरल असेंबली की बात होगी, तो हम उसकी फंडिंग भी कम कर सकते हैं। हालांकि ऐसा मुमकिन अब नहीं हो सकेगा क्योंकि दुनिया के बेशतर ममालिक इस वक्त जिस जहनी कैफियत में हैं उससे महसूस होता है कि ये जनरल असेंबली, क्योंकि वन वोट वन कंट्री का सिलसिला है, इसमें कोई वीटो का सिलसिला नहीं होता, लिहाजा यहाँ से तो। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब इस्राइली सफीर की तरफ से कहा गया है कि जब इसको एक रियासत की हैसियत मिल जाएगी, हकूक मिल जाएंगे, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ वर्जी होगी। जरा इस पर रोशनी डालिएगा। नहीं, वो चार्टर का इस चीज का बहाना बना रहे हैं कि वो इस चीज की, क्योंकि एक स्टेट के तौर पर वो उनका इतना अभी वो नहीं है कि वो दुनिया में पीस कायम कर सकें, और उसके जो लवाजमात हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जो मेंबर स्टेट कंसीडर होता है उसकी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए। अब उसकी बड़ा वेग सा मामला है कि किस किस्म की स्टैंडिंग होनी चाहिए। वो कहते हैं कि वो दुनिया अक़वाम के लिए पीसफुल हो, उसके लिए पीस की तरफ कंट्रीब्यूशन हो, तो इस किस्म के वेग किस्म की उन्होंने रखी हुई है उसमें डेफिनेशन आर्टिकल 4 में, अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 4 में, कि जिसके तहत वो उसका बहाना बना के, वैसे तो अमेरिका को बहाने की भी ज़रूरत नहीं है, वीटो कंट्री है, वैसे भी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि हमारा कानून है, कांग्रेस ने पास किया हुआ है, अगर सिक्योरिटी काउंसिल इसको किसी लिहाज से पास हो जाए, जो कि नहीं हो सकता अमेरिका के बगैर, तो हम ये नहीं इसको करेंगे। उन्होंने कहा है कि जनरल असेंबली जब इसको कर भी ले अगर आज पास मंदूब जो इजराइल के हैं, तो उससे इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले ही उसने कह दिया है। अच्छा, इसमें मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा दूसरा एंगल भी इसका थोड़ा सा इसमें शामिल कर लीजिएगा कि जो कुछ रफा में अब इसराइल कर रहा है कि जैसे ही ये करारदाद की बात हुई है तो वहाँ पर उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं, और जंग बंदी का जो मुआहदा उसमें भी रुकावट आ रही है। हमास तैयार है लेकिन ये हठधर्मी बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन अमेरिका ने असले की रोकथाम के हवाले से धमकी भी दी है। तो अमेरिका वैसे जंग में इनको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। नहीं, बज़ाहिर तो यही है ना कि वो बज़ाहिर लग रहा है, लेकिन अगर बहरहाल देखा जाए तो बहरी बेड़े अपनी जगह पर उसी तरह कायम है, और टनों के हिसाब से जहाज के जहाज बारूद और गोला बारूद पहले से वहाँ मौजूद है। नेतन्याहू ने इसको बड़ी क्लियरली कह दिया है कि कोई दे हमें कुछ मदद या ना दे,
हम इसकी जंग को जारी रखेंगे। तो ये तो बात एक बड़ी वाज़ेह हो गई। और रहा सवाल अमेरिका का, अमेरिका की ये कुछ पॉलिटिकल बयानात अपनी जगह पर, अंदरूनी खाना ये सिलसिला चलता रहेगा। मैंने आपके कई प्रोग्रामों में ज़िक्र किया है कि अमेरिका का जो निज़ाम है वो इस तरह ताने-बाने उसके बुने गए हैं कि जो वहाँ जूस लॉबी है, इस पे किताब भी है, एक शमीर साहब ने, जॉन शमीर ने लिखी है, वहाँ अमेरिकन है, और उन्होंने कहा कि जूस तो वहाँ कांग्रेस में भी हैं, उनके फाइनेंशियल सेक्टर में भी हैं, उनके मीडिया में भी हैं, और वो असरअंदाज होते हैं तमाम फैसलों पर। और यही वजह है कि आप देखें कि मैंने अभी आपको कोट किया कि कांग्रेस ने एक कानून पास किया हुआ है कि कोई भी अगर रेजोल्यूशन ऐसा पास होगा इजराइल के खिलाफ, तो हम अक़वाम मुत्तहिदा की फंडिंग कम कर देंगे। ठीक है, तो इस किस्म की चीजें पहले भी करते रहे हैं ठीक वो। है, लिहाजा ठीक मैंने है। बहुत शुक्रिया आपका जमील साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। अब जनाब एक बेहतरीन खबर है ई स्पोर्ट्स के शायकीन के लिए। आज खुशी का दिन है क्योंकि पाकिस्तान में बाज गॉन्टलेट के मुकाबलों का आगाज होने जा रहा है, जिसमें टेकन 7 के लेजेंड्स महारत का मुजाहरा करेंगे। जनूबी कोरिया, जापान और बरतानिया के इंटरनेशनल सुपरस्टार्स आज से 12 मई के दौरान टेकन एट इन्विटेशनल टूर्नामेंट के लिए लाहौर में एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट है और सबसे ख़ास बात इसकी है कि बाहर से जनाब प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने के लिए और ई गेमिंग के मैदान की बड़ी खबर है ये। तो जनाब बस खेल के लिए आप बोल आपको बाहे बवागाहे अपडेट भी करता रहेगा, तो आपने जनाब छोड़ना नहीं है, इस पर नज़र रखनी है। और जो खेलने के शौकीन लोग हैं वो लाहौर जाके देख भी सकते हैं। टिकट्स बाय कीजिए, फॉलो कीजिए। और ये बड़ी खबर है ई गेमिंग के इस फील्ड में कि जनाब हमारे यहाँ इतना वर्ल्ड क्लास इवेंट होने जा रहा है, बाहर से प्लेयर्स आ रहे हैं। तो इस वक्त ई गेमिंग के चैंपियन मिस्टर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिस्टर खान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा कि कितना ना ये खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के इवेंट्स में आप शिरकत कर चुके हैं और अपने ही मुल्क में जब ये बाज गॉन्टलेट होने जा रहा है, ऐसा वर्ल्ड क्लास इवेंट, तो कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं इस अपॉर्चुनिटी पे। एक तो नर्वस भी हैं और एक्साइटेड भी हैं क्योंकि पहले हम मुल्क से बाहर जाके हम परफॉर्म करते थे, अब हमारे मुल्क में इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट हुआ करेंगे, तो ये हमारे लिए फ़ायदा भी है। घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा, उठेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और जाके खेल लेंगे। और पाकिस्तान के लिए ई स्पोर्ट्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब तो इसमें मिस्टर खान बाज गॉन्टलेट के मुकाबले स्विस फॉर्मेट के मुताबिक होने जा रहे हैं और कहा जाता है कि आगे मरहलावार ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है मुकाबला जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मेट में फाइनल राउंड कितना मुश्किल होता है, उसके लिए ज़हनी तौर पर कैसे खुद को मजबूत बनाना होता है, कुछ टिप्स तो दीजिए। क्योंकि जो पहले टूर्नामेंट्स होते हैं वो दूसरे होते हैं, स्मैश के रूल्स के तहत होते हैं। अब वो जो ई स्पोर्ट्स के लोग होंगे उनको पता होगा। तो ये जो रूल है ये बहुत ही टफ रूल है, इसमें आपको हर किसी से फाइट करके 3 मैचेस जीत के आगे आना पड़ता है टॉप 8 में। टॉप 8 में फिर वही प्लेयर्स होते हैं जो क्वालिफाई करके आए होते हैं। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेरे इजी मैच आएंगे और मैं आगे चला जाऊंगा, इसमें आपको लड़के ही आगे आना पड़ेगा और जीत के आगे आना पड़ेगा। सही। अच्छा, अब ये जो इवेंट होने जा रहा है, जैसा कि आपने कहा कि अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही मुल्क में वो लाहौर में होने जा रहा है, बस कपड़े चेंज करने और पहुंच जाना है। तो कितना ये खुशाइंद है, कौन कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, इस इवेंट के बारे में बताइएगा जो कि शुरू हो रहा है आज से। ये जी, बाज जो है ई स्पोर्ट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पहले भी हमारे लिए काफ़ी इवेंट्स करवाए हैं और अब इस तरह टेकन 8 जो है हमारी नई गेम है, अब इसका स्टार्ट है और स्टार्ट में ही हमें इतना बड़ा इवेंट मिल रहा है 3-4 मंथ बाद ही। और जिसमें साउथ कोरिया के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, नी और यूके के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, जापानीज भी आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और टॉप 16 प्लेयर के नाम से ये हो रहा है और इसकी बहुत हाइप है और हर कोई इस टाइम देख रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान की ई स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स अगर पाकिस्तान में होंगे तो बाकी जो हमारे न्यू जनरेशन है जो अभी स्पॉन्सर नहीं है और जो आ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है और वो क्वालिफाई कर सकते हैं और वो टॉप लेवल के प्लेयर से खेल सकते हैं और अपना आप मनवा सकते हैं इसमें। अच्छा, अभी जैसा कि ये इवेंट हो रहा है और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में ये होने जा रहा है, इसको बड़ी कामयाबी भी तस्वुर किया जा रहा है। तो मुस्तकबिल को लेकर आप कितना ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं गेमिंग का पाकिस्तान में, और इस इवेंट के होने से आपको क्या लग रहा है कि मज़ीद भी इस तरह जैसा बाज है और भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कंपनीज होंगी जो कि यहाँ पे इवेंट्स कराएंगी? जी, जब से हमने शुरू किया था तो हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, ना पाकिस्तान से कोई कंपनी आगे आती थी ना कुछ और। इंटरनेशनली लोगों ने सपोर्ट किया, पर बाज़ एक ऐसी अब ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें
पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट कर रही है और आगे भी वो इवेंट करवाते रहेंगे। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं और जो लोग इस चीज़ को अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपको अच्छे प्राइज़ मनी के साथ और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलना का मौका मिल रहा है और स्पॉन्सरशिप की ऑफर्स भी हैं। और आपको पूरी वर्ल्ड देखेगी और जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा उसको स्पॉन्सर मिल जाएगा और वो अपना करियर बना सकता है इस चीज़ में। सही। अच्छा, वैसे मिस्टर खान आपके ज़ाती तौर पर व्यूज़ क्या हैं? बाज़-औक़ात हम ये देखते हैं कि कहा जाता है कि जी गेम्स खेलने से बच्चों का दिमाग खुलता है, वो मेंटली थोड़ा फ़ास्ट होते हैं। तो ये हेल्थ वाइज़ कितना इफ़ेक्टिव है इस तरह के गेमिंग एक्टिविटीज़ में होना और खेलना? जी, मैं तो यही कहता हूँ कि गेम्स वगैरह भी ठीक हैं, पर आपको पहले अपनी स्टडी पूरी करनी चाहिए, तालीम हासिल करें, फिर उसके बाद गेम्स खेलें। और हर चीज़ का एक लिमिट होती है। अगर आप मैं ज़्यादा गेम खेलूँगा तो मेरा भी माइंड डिस्टर्ब होगा और मैं चीज़ें भूलना शुरू हो जाऊँगा। तो इंसानी दिमाग है, इसको मतलब कि हर चीज़ को एक लिमिट में रख के चलना चाहिए। तो जो बच्चे या जो भी लोग हैं वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, पहले वो अपनी स्टडी पूरी करें, फिर इसको एज़ अ करियर वो लेके आगे जा सकते हैं। अच्छा, अब मिस्टर खान अभी आपने बताया कि ये ऐसा खेल है कि इसमें बिल्कुल हर फाइट मुश्किल है और आप लड़के ही आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आपने मुझे कोई टिप नहीं दी। मतलब वो लोग जो खेलना जानते हैं, खेलते हैं, उनके लिए आप क्या बताएंगे, वो कैसे इसमें कामयाब हो सकते हैं? जी, ऐसा है कि आपको टॉप प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ेगा आगे और रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले तो हम इसको एज़ ए फन खेलते थे, पर जब हम इसको इसमें स्पॉन्सरशिप मिली और बाहर जाके कम्पीट किया, फिर हमने इसको एज़ ए करियर बना लिया। अब तो लाहौर में इसके तकरीबन लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में 200 प्लस लोग हैं जो खेलते हैं, अच्छे लेवल पे खेलते हैं और अभी कुछ 20 लोग स्पॉन्सर हुए हैं। तो अभी इंशाल्लाह टेकन 8 में काफ़ी लोग आगे आएँगे और इसको एज़ ए अपना करियर आगे लेके चलेंगे। हमारी एकेडमीज़ भी हैं, मेरी है, ऐश की है, हम वहाँ पे लोगों को टिप्स वगैरह देते हैं, सिखाते हैं। तो अगर किसी को भी कोई चीज़ वगैरह समझ नहीं है, तो वो वहाँ विज़िट कर सकता है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि अभी जो ये बाज़ गॉन्टलेट है, इसके अंदर आपको कौन-सा प्लेयर ऐसा लग रहा है कि जो टफ टाइम देगा, जिससे खेलना ज़्यादा मुश्किल होगा? जी, मैं तो हमेशा ही पाकिस्तानी प्लेयर्स की एक ख़ासियत है, वो अब मैं ये कहूँगा कि अच्छा खेलते हैं हमेशा हर फ़ील्ड में, पर मुझे अपने एक मुल्क के प्लेयर से थोड़ा ख़तरा है, वो अरसलान है जो मेरा दोस्त है, मेरा ट्रेनिंग पार्टनर है। पर जितना मैं उससे नर्वस हूँ, वो भी मुझसे नर्वस है, क्योंकि हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं आपस में। पर मज़ा आता है उससे मैच खेलने का और टफ टाइम मिलता है काफ़ी। भाई ज़बरदस्त। चलें जी, मैं तो अपने देखने वालों को बिल्कुल कहूँगी कि अगर आपको अपडेट रहना है बाज़ गॉन्टलेट के मुकाबलों के हवाले से तो बोल के साथ जुड़े रहिए। टिकट्स बाय कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप जनाब इनको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और आप लाहौर में जनाब इस इवेंट में शिरकत भी कर सकते हैं। आप जाइए, टिकट खरीदिए और जाके इस ई गेमिंग के मुकाबलों को एंजॉय कीजिए। मिस्टर खान भी मेरे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि सिखाते भी हैं, किसी किस्म के टिप्स भी चाहिए तो इनकी अकेडमीज़ भी हैं। जो लोग इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो मुझे मिस्टर खान आप भी बताइएगा कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है, पाकिस्तान में कितना सीरियस लिया जा रहा है गेमिंग को, या फिर हमें इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है अभी? मैम, पहले तो इसको इतना सीरियस नहीं था लेते। जब 2019 में हमें स्पॉन्सरशिप मिली, हम बाहर गए, तो तब भी लोगों ने समझा कि ठीक है, ये लोग आए हैं, 1 साल चलेंगे, इसके आगे नहीं होगा। पर हमने डोमिनेट किया तब से लेके अब तक हर इस फील्ड में। तो अब लोग बहुत सीरियस हैं इसको लेके। अब पाकिस्तानी कंपनीज़ भी हमें सपोर्ट कर रही हैं और आगे आ रही हैं। इंटरनेशनल ब्रांड तो थे ही, तो अब घर वाले भी बड़ा सपोर्ट करते हैं, बाकी बच्चों को भी जो इस चीज़ को सीखना चाहते हैं। मतलब कि अब इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया जाता है और आपको पता है सऊदी में जो टूर्नामेंट्स होते हैं और वर्ल्ड कप जो इसका हो रहा है, तो उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। और अच्छा, वैसे हम लोग ना शुरू से ये देखते थे कि क्रिकेट को लेकर काफ़ी मतलब ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पर भी तवज्जो दी जाती है और ज़्यादा शोर होता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं और दरवाजे खुल गए हैं सबके लिए। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है कि दीगर खेलों को लेकर भी इस तरह के हम इवेंट्स पाकिस्तान में होते देख रहे हैं कि अपने होम ग्राउंड पर जनाब इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं और आकर खेल रहे हैं। तो कितना आगे अच्छा है इस फील्ड के लिए, ई गेमिंग के लिए, कि जनाब कोरियन प्लेयर्स भी आ रहे हैं और आके पाकिस्तानियों के साथ बैठ के खेलेंगे। तो वो नौजवान जिनका रुझान बढ़ रहा है, उनके लिए कितना अच्छा एक्सपोजर है कि वो उनको अपने ही घर में इंटरनेशनली प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। जी, मैं आपको बता नहीं सकता, लोग बहुत एक्साइटेड हैं और वो लोग इनको यूट्यूब पे देखते थे और कॉम्पिटिशन्स में देखते थे हमारे साथ खेलते हुए। अब वो इनको लाइव देखेंगे और इनको मौका भी मिलेगा
जो न्यू कमर्स हैं उनको इन टॉप प्लेयर्स के साथ खेलने का, जो बाहर से आ रहे हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो उनसे खेलेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, कंटेंट बनाएंगे, इससे उनकी ना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। और दूसरा ये चीज़ इस बास टूर्नामेंट की वजह से देखें कितना कुछ हो रहा है, मीडिया कवरेज ये वो, पहले इससे पहले नहीं हुआ, थैंक्स टू यू गाइस, बॉल एंटरटेनमेंट की तरफ से भी हो रहा है ये सब। तो ये अब चीज़ें चेंज हो गई हैं काफ़ी, पहले इस तरह का कुछ भी नहीं था होता, पहले कोई पूछता नहीं था हमें, अगर हम कंपटीशन जीत के आते थे तब ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेते थे उससे। अब तो टूर्नामेंट से पहले ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये काफ़ी नई चीज़ है हमारे लिए। चलें जी, ज़बरदस्त, ऐसा ही होना चाहिए। ज़ाहिर है आप लोग इसमें मेहनत करते हैं और जब मुकाबला है और जीत के भी आप लोग आएंगे तो बिल्कुल आप लोगों को हम सपोर्ट भी करेंगे, पूरा मीडिया सपोर्ट करता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मिस्टर खान, आप मौजूद रहे हैं। तो भाई अगर आपने भी ई गेमिंग के मुकाबलों को एंजॉय करना है तो बोल के साथ जुड़े रहिए, इंस्टाग्राम पर इन्हें फॉलो कीजिए। बास गॉन्टलेट के मुकाबले लाहौर में हो रहे हैं, टिकट्स बाय कीजिए जनाब, जाके एंजॉय कीजिए, क्योंकि बड़ा अच्छा लगेगा जब ये कोरियन प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आके हमारे प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, और जब हमारे प्लेयर्स जीतेंगे तो एक्साइटमेंट ही और होगी। तो आपको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए इस इवेंट को। अब जनाब कुछ बात करते हैं सोशल मीडिया की। आप लोग सोशल मीडिया तो इस्तेमाल कर ही रहे होंगे आजकल। एक कॉमन चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी सोशल मीडिया पर, गेस व्हाट, वूहू, जी जनाब, एग्जैक्टली वूहू, ये हैशटैग चल रहा है। तो शार्ट आउट्स चल रहे हैं इस पे, पोस्ट रील्स बन रही हैं, सेलिब्रिटीज़ वूहू कर रहे हैं। तो ये है क्या, ये मतलब वूहू, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस फॉर, कि मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है वूहू। वाकई सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि यार ये है क्या वूहू। तो लेट्स वेट एंड वॉच, हम भी आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी सिर्फ आप वूहू कीजिए, हैशटैग चलाइए, रील्स बनाइए, शार्ट आउट्स दीजिए, और आखिर ये हो क्यों रहा है ये भी आपको आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो इसी सरप्राइज़ के साथ, इसी क्यूरियोसिटी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।